ओके, सो लास्ट टाइम हमने कुछ सर्किट्स पढ़ना शुरू किए थे और पहला सर्किट हमने किया था डिकोडर का। क्या करता है डिकोडर? इसको छोड़ें, स्लाइडें मैं आगे वैसे कह रहा हूँ, आप उधर से देख रहे हैं। डिकोडर क्या करता है? क्या करता है डिकोडर? अगर एक लाइन में किसी ने मुझे एक्सप्लेन करना हो। नहीं, एक लाइन में ब्रीफ करके मुझे एक्सप्लेन करेंगे क्या करता है। चलो 2-3 लाइनें ले लें, लेकिन एक्सप्लेन कर दे क्या। चलो, अगर इसकी 2 इनपुट्स हों तो कितनी आउटपुट्स होंगी डिकोडर की? चलो ये तो याद है काफी लोगों को। सो अब इनको देखकर बता देंगे क्या होगा। इनपुट पे जो नंबर होगा वही नंबर आगे चला जाएगा। वही क्या? उस नंबर वाली लाइन पर 1 होगा। ठीक है, जो नंबर इनपुट पे आ रहा है, यानी ये 2 बिट्स हैं, इस बिट्स पे 2 बिट्स से आपके पास 0 0 0 1 1 0 1 1 4 नंबर बन सकते हैं, 0 1 2 एंड 3। ठीक है, सो अगर 0 0 0 1 1 0 और 1 1, जो कि ये 0 1 2 और 3 नंबर, सो अगर 0 0 इनपुट पे आ रहा है तो इस नंबर वाली लाइन पर 1 होगा, बाकी सब पे 0। अगर 0 1 आ रहा है तो इस नंबर वाली लाइन पर 1 होगा, बाकी सब पे 0। अगर 1 0 आ रहा है तो इस पर 1 हो जाएगा, और 1 1 आ रहा है तो इस पर 1 हो जाएगा। ठीक है, सो मैंने आपको वैसे कहा था कि जो क्या करता है कंपोनेंट, ये आपने हमेशा याद रखना है। आप अगली क्लास तक ही भूल गए, ये तो ज्यादती कर दी है। सर्किट इसके बाद हमने पढ़ा था इसका क्या होता है, जो कि आज हम नहीं पढ़ेंगे, हम इससे अगला सर्किट पढ़ेंगे। इससे अगला सर्किट है इनकोडर। ठीक है, सो इनकोडर जो है वो आप समझेंगे डिकोडर का ऑपोजिट काम कर रहा होता है। जो काम डिकोडर कर रहा होता है उसका ऑपोजिट काम इनकोडर। सो डिकोडर में 2 इनपुट थी और 4 आउटपुट थी। सो ऑब्वियसली 3 इनपुट हो तो 8 हो जाएंगी और 4 हो तो 16 हो जाएंगी, ये हमने पढ़ा हो। इनकोडर में 4 इनपुट्स होंगी तो 2 आउटपुट। ठीक है, अच्छा, इनकोडर कैसे काम करोगा? तो अब जितने भी कंपोनेंट आएंगे, मैंने आपको बताया था कि मैं पहले बताऊंगा कि वो क्या करता है, जो कि आपने अच्छी तरह समझना है। उसके बाद हम उसका सर्किट बनाएंगे, और सर्किट में आपने आइडिया रखना है कि वो उसका डिले कितना है और रफली उसके गेट्स कितने हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। और इस कोर्स के लिए आपको वो सर्किट भी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि कोर्स में चाहिए। तो ये इनकोडर है, ये क्या काम कर रहा है? काम क्या कर रहा है? पहले स्टेप पे आ जाते हैं। काम ये कर रहा है कि अगर इसकी 0 नंबर वाली लाइन पर 1 होगा तो आउटपुट हो जाएगी 0 0। अगर 1 नंबर वाली लाइन पर 1 होगा और बाकियों पर 0 होगा तो आउटपुट हो जाएगी 0 1। ठीक है, अगर 2 नंबर वाली लाइन पर 1 होगा और बाकियों पर 0 होगा तो आउटपुट हो जाएगी 1 0, यानी कि 2। ठीक है, बाइनरी में 2 इस तरह होता है। और अगर आखिरी लाइन पर 1 होगा 3 नंबर वाली लाइन पर तो आउटपुट हो जाएगी 3। सो ये क्या कर रहा था कि इनपुट पे नंबर आता था तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन पे 1 हो जाता था। ये क्या कर रहा है कि अगर किसी एक लाइन पर 1 आ रहा है तो उस लाइन का नंबर आउटपुट पर दे देगा। बात समझ आ रही? क्योंकि मतलब बिल्कुल ऑपोजिट काम, कि किसी भी एक लाइन पर अगर 1 आ रहा है तो जिस नंबर वाली लाइन पर 1 आ रहा है, अगर हम 0 से नंबरिंग शुरू कर दें, 0 1 2 3, तो ये वाला नंबर बाइनरी में हम आउटपुट पर निकाल दें। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं बाइनरी इनकोडर। ठीक है, तो ये उसी का बाइनरी इनकोडर का ट्रुथ टेबल बना हुआ है। ये जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि ये क्या काम करता है। 4 इनपुट्स हैं, 2 आउटपुट्स हैं। ठीक है, अगर 4 इनपुट्स होंगी तो उनके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 4 इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं?
16 कम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। तो 16 का ट्रुथ टेबल बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपको ट्रुथ टेबल नजर आ रहा है वो 16 के बजाय सिर्फ 4 का, ठीक है। वो मैं बताता हूँ क्यों है। हम कह ये रहे हैं कि अगर 0 नंबर वाली लाइन पर 1 हुआ और बाकी सारी लाइंस पर 0 हुआ, तो ये इनपुट्स हैं D0, D1, D2, D3, जो कि मैंने यहाँ पर ये 4 लाइनें बनाई, ये आपकी आउटपुट्स हैं A0, A1, ठीक। सो अगर 0 नंबर वाली लाइन पर 1 हुआ तो आउटपुट आएगी 0, 0। अगर 1 नंबर वाली लाइन पर 1 हुआ और बाकी सब 0 हुए तो आउटपुट आएगी 0, 1। अगर 2 नंबर वाली लाइन पर 1 हुआ तो आउटपुट आ जाएगी 1, 0। और 3 नंबर वाली लाइन पर 1 हुआ तो आउटपुट आ जाएगी 1, 1। यहाँ तक चीज क्लियर होगी। सो अगर 0 नंबर वाली लाइन पर 1 आया, ठीक है, इनपुट पे 0 नंबर वाली लाइन पर 1 अगर इधर आया होता तो हम आउटपुट कर देंगे कि भाई 0, यानी कि आपके आउटपुट का मतलब है कि 0 नंबर वाली लाइन पर 1 आया। अगर 1 नंबर वाली लाइन पर 1 आया, यानी कि इसके बजाय इस नंबर वाली लाइन पर 1 आ जाता, तो हम आउटपुट कर देते 1, क्योंकि अब 1 नंबर वाली लाइन पर आया। अगर 2 नंबर वाली लाइन पर 1 आया तो फिर हम आउटपुट कर देंगे 2, और अगर 3 नंबर वाली लाइन पर 1 आया तो हम कर देंगे 3। तो हम बता रहे हैं कि बेसिकली इनकोडर बता रहा है कि किस नंबर वाली लाइन पर 1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये अज्यूम कर रहा है कि किसी एक पर ही 1 आएगा, क्योंकि इसने डिकोडर का ऑपोजिट काम करना है, और डिकोडर क्या करता है, वो किसी एक पे 1 आउटपुट करता है ना, तो इसलिए ये अज्यूम कर रहा है कि मेरे पास किसी एक पर ही 1 आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकली तो अगर आप सर्किट लगाएं तो पॉसिबल है आप एक से ज्यादा जगहों पर 1 दे दें, ठीक है। तो डिकोडर इनकोडर कहता है कि मैं आई डोंट केयर कि अगर आपने ज्यादा पर दिया फिर मेरी आउटपुट गलत होगी, ठीक है। मेरे लिए मैं आउटपुट सही तब दूंगा जब आप मुझे सिर्फ एक नंबर पे 1 देंगे, ठीक है। अगर किसी एक पर 1 दिया तो मैं इस तरह आउटपुट दूंगा। अब ये असूली तौर पर 4 इनपुट्स हैं तो 16 का ट्रुथ टेबल बनना चाहिए ना। तो इसके अलावा ये 0, 0, 1, 0, 1 है तो 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, मतलब ये सारे बाकी के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं जिनमें एक से ज़्यादा 1 आ सकते हैं, वो इसके अलावा ये अगर 4 हैं तो बाकी 12 कॉम्बिनेशन हमने नहीं लिखे, तो वो 12 के 12 कॉम्बिनेशन हमारे लिए डोंट केयर है, ठीक है। वी डोंट केयर कि उस पर क्या आउटपुट आती है, ठीक है, क्योंकि इनकोडर बाय डेफिनेशन कहता ही है कि जब तक मुझे एक 1 मिलेगा मैं तभी सही आउटपुट दूंगा, बाकी केसेस पे मैं आउटपुट सही नहीं दूंगा, ठीक है। तो आपने मुझे सही तरीके चलाना है तो इनकोडर कहता है कि आप मुझे किसी एक लाइन पर 1 दें और मैं आपको बता दूंगा कि वो लाइन कौन सी है। तो यहाँ तक चीज समझ आ गई। तो इनकोडर ये बता देता है कि किस नंबर वाली लाइन पर 1 आ रहा है, गिवन के किसी एक लाइन पर ही 1 आ रहा हो, ठीक है। एक से ज्यादा लाइंस पर 1 आ रहा हो तो तब इसकी आउटपुट गलत होगी। क्या करता है ये समझ आ गया सारों को, ठीक है। अब पहला स्टेप था कि आपको एक कंपोनेंट समझ आए करता क्या है। दूसरा स्टेप है कि हम उसका सर्किट डिजाइन करें। तो अगर इसका सर्किट डिजाइन करना हो तो इसका सर्किट डिजाइन करना काफी आसान है। आपको A1 पर 1 चाहिए इन 2 जगहों पर, A0 पर 1 चाहिए इन 2 जगहों पर, ठीक है। सो आप ये देख सकते हैं कि A1 जो है वो तब 1 चाहिए जब D2 पर 1 आए, या A1 तब 1 चाहिए जब D3 पर 1 आए, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक केस हो तो आउटपुट आपको 1 चाहिए। बाकी सारे तो डोंट केयर वाले केस थे तो वो तो हमने हैंडल ही नहीं करने। तो हमने कह दिया कि भाई अगर इन दोनों में से किसी एक पर भी 1 आ जाए तो आउटपुट 1 हो। तो हम क्या कर सकते हैं, D2 और D3 को आपस में और कर लें। और से क्या होगा कि किसी एक पर भी 1 आया तो आउटपुट 1 हो जाएगी। तो इस पर 1 आया या इस पर 1 आया, क्योंकि हमने अज्यूम किया हुआ है कि किसी एक पर 1 आएगा तभी ये चलेगा, तो हम इसको बगैर कार्नोफ मैप के भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमने सिंपली डायरेक्टली, क्योंकि जब इस पर 1 आएगा तो उस पर नहीं होगा, जब इस पर 1 आएगा तो उस पर नहीं होगा। हमने कहा कि भाई चाहे इधर 1 आ जाए चाहे इधर 1 आ जाए तो हमारी आउटपुट 1 होनी चाहिए। सो A1 यानी कि हमने कहा था कि हर आउटपुट की बिट का अलग अलग सर्किट बनता है। तो ये A1 बिट है, ये A0 बिट है। इसका सर्किट बनेगा कि D2 और D3। सो हमने इसका सर्किट बना दिया, D2 और D3 को आपस में और कर दिया। तो आप चाहे D2 1 हो या D3 1 हो, आपकी आउटपुट 1 आ जाएगी। इसी तरह A0 का जो सर्किट बनाना है ये हमें कब 1 चाहिए, जब D1 पे 1 आ जाए या D3 पर 1 आ जाए। तो हम इन दोनों को आपस में और कर सकते हैं कि हम D1 और D3 को आपस में और कर दें तो हमारे पास A0 बन जाएगा। तो इनकोडर का हमने देखा कि सर्किट काफी आसान है, सिंपल 2 और गेट से हमारा
इनकोडर बन गया, ठीक है। लेकिन इनकोडर के पीछे हमने अज्यूम क्या किया हुआ है कि एक वक्त में कोई एक ही 1 आएगा, एक से ज़्यादा 1 आए तो फिर हमारी आउटपुट जो मर्जी हो वी डोंट केयर, ठीक है। तो हम बाय डेफिनेशन इनकोडर कह रहा है कि मैं तभी ठीक चलूँगा जिस वक्त किसी एक लाइन पर 1 है। सो यहाँ तक चीज़ क्लियर है। तो ये तो एक ज़रा सिंपल वाला कंपोनेंट था, ठीक है। अगर 4 से ज़्यादा होते, लेट्स से 8 इनपुट वाला इनकोडर बनाना होता, तब क्या करते? तब भी हम इसी तरह सर्किट बना सकते थे। ये 8 इनपुट वाला इनकोडर है, ठीक है। अगर 8 इनपुट हो तो इनके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 raised to 8। 2 raised to 8 कितने होते हैं? 256। 256 का असल में ये पूरा ट्रुथ टेबल बनना चाहिए था, ठीक। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ उन केसेस पे आउटपुट करना चाह रहे हैं, ठीक करना चाह रहे हैं जिस वक्त कोई एक 1 आ रहा हो, तो एक 1 आने के टोटल 8 केस बनते हैं। या 0 नंबर वाली लाइन पर 1 आ जाए, या 1 वाली पे, या 2 वाली पे, या 3 पे, या 7 वाली पे, ठीक। तो अगर 0 वाली लाइन पर 1 आया तो हमने आउटपुट करनी है 0, तो हमने 0 0 0 आउटपुट कर दी। अगर 1 वाली पर आया तो हमने आउटपुट क्या करनी है 1, तो 0 0 1। 2 वाली पर 1 आया तो आउटपुट क्या करनी है 2 0 1 0। 3 वाली पर 1 आया तो हमने करनी है 3 0 1 1 एंड सो ऑन। 4 में 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1 सारी हमने इसकी आउटपुट कर दी, ठीक। अब इसका अगर जब सर्किट बनाना होगा, अगेन क्योंकि किसी एक पर ही हम 1 एज्यूम कर रहे हैं तो हम और गेट से बना सकते हैं। ये A2, अब ये 3 आउटपुट्स होंगे ना इस केस में। अगर 8 इनपुट हैं तो 3 बिट्स, क्योंकि आप अगर 8 इनपुट हैं तो आपने 0 नंबर वाली आगे बताना है किस नंबर वाली लाइन पर 1 है, तो वो मैक्सिमम 7 भी हो सकता है। तो 7 तो 3 बिट में आता है, तो इसलिए हमें ये 3 बिट्स रखना पड़ेगा। सो हर बिट का अलग-अलग आउटपुट बनेगी। ये 3 आउटपुट्स हैं, तो इसका मतलब है हर बिट का अलग-अलग ट्रुथ टेबल बनेगा, अलग-अलग कार्नोफ मैप बनेगा। सो इस केस में हमें कार्नोफ मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा जितने भी केसेस थे, ये 8 केसेस के अलावा 256 में से 8 निकालें तो जितने भी 248 कॉम्बिनेशंस थे उन पे हम कहते हैं जो मर्जी आउटपुट है वी डोंट केयर। तो इन 8 के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये तब 1 होगा जब D4 1 हो, या D5 1 हो, या D6 1 हो, या D7 1 हो। तो हम सिंपल और गेट से कह सकते हैं कि D4 D5 D6 D7 में को आप इसमें और कर लें। ये वाली बिट भी 4 जगहों पर 1 हो रही है, D2 और 3 और 6 और 7। सो 2 और 3 6 और 7 आप इसमें। ये वाली बिट जो है ये हर ऑल्टरनेट पे ये भी 4 जगहों पर 1 हो रही है, तो ये 1 3 5 और 7 पर 1 हो रही है। तो 1 3 5 और 7 को, तो सिंपल 4 हर बिट के लिए हमें 4 इनपुट वाला एक और गेट बनाना पड़ा, और ये हमारा इनकोडर का सर्किट तैयार है, ठीक। कि आप सिंपल इस बिट के लिए इन चारों को और कर लें, 4 इनपुट्स को और कर लें, इस बिट के लिए इन चारों को और कर लें, इस बिट के लिए इन चारों को, ठीक। तो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई, ठीक। नहीं आई किसको नहीं? अच्छा यस सर कहा था, मुझे लगा नो सर का, नो सर कहा था किसी ने, तो बता दें मैं समझा दूँ। सो ये वही वाला सर्किट है, इसका ये वाला हिस्सा फिलहाल इग्नोर कर दे और ये वाला और गेट भी इग्नोर कर दे। तो ये हमने 4 इनपुट के 3 और गेट लगा दिए। तो पिछली स्लाइड पर हमारे 4 इनपुट के 3 और गेट थे, ठीक है। ये वाले 3 और गेट थे जो कि 4 इनपुट्स ले रहे थे। तो ये वाला सर्किट जो है ये जो 3 और गेट हैं कि आपकी 7 बिट आ रही थी, तो इसमें आपने 4 को और करना था, इसमें कोई और 4 को और करना था, और इसमें मतलब ये आखिरी 4 को और कर रहे थे, इसमें 2 छोड़ के था, इसमें अल्टरनेट वाली को। तो ये आपके पास सर्किट बन गया, और ये आपकी बेसिकली 3 आउटपुट आ गई जो ट्रुथ टेबल की A0 A1 और A2 थी, ठीक। अच्छा ये बाकी क्या चीज़ें हैं, इससे पहले मैं एक थोड़ा सा साइड टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है, और फिर मैं वापस आ जाऊँगा, यानी कि 5 मिनट का D2R लेकर, ठीक है, फिर वापस हम इसी से। लेट्स से कि ये कोई भी सर्किट है, कोई भी सर्किट, एनी सर्किट, ठीक, एनी सर्किट में कोई भी, ठीक, जो कि कुछ इनपुट्स लेता है और कुछ एक लेट्स से एक आउटपुट करता है। लेट्स से कि मैं अभी ये ठीक सर्किट सारा काम करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक इनेबल का सिग्नल इंट्रोड्यूस करवा दूँ, ठीक है।
सो इनेबल का सिग्नल क्या काम करे कि जब मैं इनेबल को 1 करूं तो ये काम करता रहे जिस तरह ये पहले कर रहा था, लेकिन अगर मैं इनेबल को 0 कर दूं तो इसकी आउटपुट 0 हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं कि मैं चाह रहा हूं एक इनेबल का सिग्नल इंट्रोड्यूस करूं सच दैट के जब इनेबल 0 हो तो आउटपुट 0 हो जाए। ठीक है, जो मर्जी पीछे इनपुट आती रहे आउटपुट हमेशा 0 हो जाए। और जब इनेबल 1 हो तो सर्किट जैसे काम कर रहा था वैसे ही काम करता रहे। तो मैं इधर क्या लॉजिक बना सकता हूं उसके? जी अब आपसे क्वेश्चन है कि मैं इधर क्या लॉजिक बना सकता हूं इन दोनों के साथ कि ये वाला काम हो जाए। इस डब्बे के अंदर मैं क्या बनाऊं? ठीक है, इन अदर वर्ड्स एंड गेट लगा दूं। एंड गेट में ये खास बात है कि अगर मैं इनको आपस में एंड कर दूं, ठीक है, तो एंड से क्या होगा? एंड से ये होगा कि अगर इनेबल 0 आ रहा है तो एंड गेट की एक इनपुट भी 0 हो तो आउटपुट 0 हो जाती है। ठीक है, और अगर मैं इसको 1 कर दूं, ठीक है, अब इस साइड से अगर तो 0 आ रहा था तो आउटपुट 0 हो जाएगी क्योंकि एंड गेट की कोई इनपुट भी 0, यानी कि उसी तरह 0 आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगर इधर 1 आ रहा था तब भी आउटपुट इसी तरह 1 आगे चली जाएगी। तो इसका मतलब है अगर मैंने एंड गेट लगा दिया तो अगर पहले अगर 0 आ रहा था तो 0 ही आउटपुट पे रहेगा, 1 आ रहा तो 1 ही रहेगा अगर इनेबल्ड है, और अगर डिसेबल्ड है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। ये पॉइंट समझ आ रहा है ना कि एंड गेट इनेबल डिसेबल करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। कैसे इस्तेमाल हो सकता है कि अगर इनेबल 0 किया तो एंड गेट की आउटपुट तो दूसरी साइड में जो मर्जी आता रहे 0 हो जाएगी, क्योंकि एक साइड भी 0 हो जाए तो एंड 0 हो जाता है। और अगर ये 1 आ रहा है, इनेबल 1 आ रहा है, तो अब अगर इधर से 0 आ रहा था तो आगे 0 चला जाएगा, 1 आ रहा था तो 1 आ रहा था, तो इसका मतलब जिस तरह पहले काम कर रहा था अभी भी उसी तरह का। ठीक है, सो किसी भी सर्किट को अगर मैंने उसके अंदर इनेबल इंट्रोड्यूस करवाना हो कि मैं एक इनेबल सिग्नल हो जिसके जो अगर मैं 0 कर दूं तो बस वो 0 आउटपुट आना शुरू हो जाए, 1 कर दूं तो जो पहले आउटपुट आ रही थी उसी तरह आती रहे, तो मैं उधर एंड गेट लगा दूं। ठीक है, ये बात मैं चाहता हूं कि आप पल्ले बांध दें। ठीक है, पल्ले कह रहा हूँ, लड़कियां पल्ले बांधती हैं, आप कह लेंगे उसको जहन नशीन कर लें अच्छी तरह कि कभी भी ज़िंदगी में ऐसी सर्किट बनाते हुए सिचुएशन है कि जहाँ पर आपको फील हो कि यहाँ पर मुझे इनेबल लगाने की ज़रूरत है, तो आपके जहन में फ़ौरन घंटी बजेगी ये एंड से काम हो सकता है। ठीक है, तो एंड गेट इधर लगा लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। व्हाट अबाउट कि इसकी एक से ज़्यादा आउटपुट्स होती, ये तो मैंने एक आउटपुट बनाई, लेट्स से एक और भी आउटपुट होती इसकी, और मैं पूरे के पूरी सारी आउटपुट्स को करना चाहता हूँ इनेबल डिसेबल से कंट्रोल, तो क्या करता? एक और एंड गेट लगा लेता और यही वाला इनेबल इधर भी एंड कर देता। ठीक है, अब क्या होना था कि जब इनेबल 0 होगा तो ये दोनों के दोनों आउटपुट्स ही 0 हो जाएंगी, क्योंकि एंड की एक साइड 0 हो जाए तो 0 हो जाती। और जब ये मैं 1 करूंगा तो ये वाला गेट पे भी 1 चला गया, इस साइड पे यहाँ पर भी 1 चला गया। अब इधर इन दोनों पर जो भी नंबर आ रहा है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर 0 आ रहा है तो 0 फॉरवर्ड हो जाएगा, 1 आ रहा है तो 1 हो रहा है, तो ये उसी तरह काम करते रहेंगे। ठीक है, तो एक से ज्यादा है तो आउटपुट्स हैं तो सबके सब पे एंड लगा दे। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। ठीक है, सो अब मैं इस सर्किट पे आता हूँ। ठीक है, ये D2R मेरा खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज अब पक्की बैठ जानी चाहिए जहन में कि जब भी मैंने कुछ इनेबल करना है तो वहां पर एंड इज एन ऑप्शन। ठीक है, एंड लगाया जा सकता। सो ये हमने क्या किया है कि ये जो हमने इनकोडर बनाया था उसका एक इनेबल लगाया। ठीक है, कि जो भी आउटपुट्स आ रही थी, इसकी 4 आउटपुट्स आ रही थी, वैसे 3 थी, मैंने ये वाली आउटपुट भी आखिरी अभी डिस्कस नहीं की कि ये क्या है, तो इसको मैं बाद में करता हूँ। लेकिन इसकी 4 आउटपुट्स आ रही थी, हम चाह रहे थे कि अगर इनेबल हो तो ये काम करे, अगर इनेबल 0 हो जाए तो ये काम ना करे, यानी कि 0 आउटपुट आ जाए। तो हमने क्या किया, सब आउटपुट्स पर एक एंड गेट लगा दिया और उसको इनेबल के साथ एंड कर दिया। बिल्कुल ये जो काम मैंने इधर किया। ठीक है, मैं इधर ये समझाने के बजाय इधर इसलिए समझा रहा था आपको क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसको इनकोडर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ना समझें कि ये इनकोडर के लिए नहीं, ये हर केस में जब भी आपने किसी चीज को इनेबल करना है वहां पर आप एंड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके।
अब आखिरी चीज रहेगी कि ये क्या गेट है, ठीक है, ये क्यों और लगाया हुआ। हमने जो पिछली साइड में पढ़े थे वो तो 3 और गेट थे, तो ये चौथा और क्या कर रहा है। तो होता ये है कि इनकोडर बता ये रहा होता है आपको कि अगर जिस लाइन पर 1 आया उसका लाइन नंबर आउटपुट कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर लाइन नंबर 0 पर 1 आ जाए और बाकी सब 0 तो आउटपुट आ जाएगी 0, ठीक है, कि भाई 0 नंबर वाली लाइन पर 1 आ रहा है। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि कोई इनपुट ही ना आई हो, सारी 0 इनपुट, ठीक है, उस केस में भी तो आउटपुट 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आप अगर इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं ये जो 0 मेरे पास आया है क्या लाइन नंबर 0 पर 1 आया था या कुछ सारी इनपुट से 0 आई थी, उनको डिफरेंशिएट अगर करना चाह रहे हैं तो आप एक और आउटपुट रख लेते हैं जिसको हम कहते हैं लाइन एक्टिव है भी कि नहीं है, ठीक है। सो एक्टिव का एक सिग्नल ए जो हमने बना दिया कि लाइन एक्टिव है भी कि नहीं है, ठीक है। लाइन एक्टिव है भी कि नहीं है में आपने क्या चेक करना है कि किसी लाइन पर 1 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अगर किसी लाइन पर भी 1 नहीं आ रहा तो एक्टिव 0 हो जाएगा, अगर किसी एक पर भी 1 आ रहा हो तो आउटपुट 1 हो जाए। उसका तरीका क्या है, कौन सा गेट ये काम कर देता है कि किसी एक पर भी 1 हो तो आउटपुट 1 हो जाए, और गेट, ठीक है। और गेट ये काम करता है ना कि कोई एक भी 1 हो तो आउटपुट 1 हो जाती है और सब 0 होंगे तो हमने इस गेट पे क्या किया कि सारी 8 की 8 इनपुट लगा के उनको और कर दिया। तो अगर इधर 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक्टिव जरूर है, ठीक है। तो अब अगर 0 0 0 मतलब जो पहली नंबर वाली 0 नंबर वाली लाइन पर 1 आया तो इधर से 0 जाएगा आउटपुट पे, लेकिन लाइन एक्टिव ही होगी क्योंकि उस जगह पर 1 आ रहा है, ठीक है। तो अगर लाइन एक्टिव है और आउटपुट 0 आई है तो इसका मतलब है 0 नंबर वाली लाइन पर 1 आया। अगर लाइन इनएक्टिव है और इधर 0 आया है तो इसका मतलब है कि एक्चुअली 0 का ये मतलब नहीं है कि 0 नंबर वाली लाइन पर 1 आया, बल्कि असल में लाइन पर कुछ भी नहीं आ रहा था, 0 आ रहा था, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने ये एक्टिव का सिग्नल इसके अंदर डाल दिया, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर होगी। सो अब ये आपको पूरा सर्किट समझ आ रहा होना चाहिए, जो कि मतलब बेसिकली ये 3 वही वाले और गेट जो हमने भी इनकोडर के लिए डिज़ाइन किए, ये लाइन एक्टिव का एक सिग्नल और फिर हमने इसके आगे 4 एंड गेट लगा के इनेबल कर दिया इसको, ठीक। सो अगेन हमारा जो कंपोनेंट 2 है इनकोडर वो यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गया। और मैंने आपको कहा था कि आपने 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ के करता क्या है, सो आपके ज़हन में हमेशा ये रहना चाहिए कि इनकोडर जिस लाइन पर 1 आ रहा हो उसका नंबर आउटपुट कर देता है, ठीक है। सो इसकी इनपुट पर मल्टीपल लाइन्स होती हैं, आउटपुट पर नंबर बता रहा होता है बाइनरी में कि किस नंबर वाली लाइन पर 1 आ रहा है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम करता है कि किसी एक पर 1 आ रहा होगा, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा पे आ रहा हो तो इसकी आउटपुट सही नहीं होगी क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है हमने उसके की। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपको उस सर्किट के रफली नंबर ऑफ गेट्स पता होने चाहिए और रफली उसका डिले पता होना चाहिए। इस केस में डिले कितने गेट्स का है, इनपुट से आउटपुट डिले कितने गेट्स का है, 3 गेट्स का है। कौन से 3 गेट्स का, ये 3 गेट्स। अगर इनेबल लगाया हुआ है तो 2 गेट्स का, क्योंकि ये सारे पैरेलल में है, ठीक है। पैरेलल में जो है वो डिले में एडिशन नहीं करते, क्योंकि जब इस पे इनपुट आई थी तो इस पे भी आ गई थी, इस पे भी आ गई थी, तो दोनों ने इकट्ठे चलते हुए इनपुट आगे निकली और उसके बाद इनेबल से बनी। तो अगर मैं इनेबल को इग्नोर करूं तो एक्चुअली एक ही गेट का डिले है, ठीक है। और दूसरा आपको रफली पता होना चाहिए कि वो गेट्स कितने लगे हैं, लेकिन गेट के साइजेस के हिसाब से कि मतलब ये 4 इनपुट वाला गेट लगे। अगर आपने 8 to 3 इनकोडर बनाना था तो आपका 4 इनपुट वाला और गेट्स लगेंगे और एक्टिव लाइन में 8 इनपुट वाला और गेट एक लगा होगा, ठीक है। सो ये आपके जहन में होना चाहिए रफली ये फिगर, ठीक है। थोड़ी सी फोटोग्राफिक मेमोरी इसकी जहन में रख लें कि इस किस्म की शक्ल आपको रफली जहन में हो तो आप आगे जाकर ओके। सो अगर आप इनकोडर और डिकोडर के आगे इनकोडर को सीरीज में लगा दें तो जो इनपुट आ रही है वही आगे आउटपुट पे आ जाएगी, क्योंकि ये डिकोड करके उसको मल्टीपल लाइनों में ले जाएगा, ये वापस इनकोड करके नंबर ही दोबारा बता देगा, ठीक है। तो अगर सीरीज में लगे हो तो ये वापस वही आउटपुट कर देगा, ठीक है। सो ये हमारा इनकोडर का कंपोनेंट खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट आ रहा है वो है प्रायोरिटी इनकोडर, ठीक है। इनकोडर में हमने कहा था कि ये सिर्फ उस केस के लिए वैलिड है जब किसी एक लाइन पर 1 आ रहा हो, ठीक है। अब हम ये वाली रिस्ट्रिक्शन खत्म कर देते हैं
तो हमारे पास प्रायोरिटी इनकोडर बन जाता है। प्रायोरिटी इनकोडर ये नहीं कहता कि किसी एक पर वन आना चाहिए, ये कहता है जो मर्जी इनपुट दे दो मुझे, ठीक है। लेकिन फिर अगर एक से ज़्यादा पर वन आ रहा है, ठीक है, तो लेट से कि मैं 4 का केस बनाता हूँ पहले, ठीक है। तो ये है बिल्कुल उसी तरह कि 4 इनपुट हैं तो 2 आउटपुट हैं, जिस तरह इनकोडर में था, ठीक है। लेट से कि ये आपकी D0 है, ये D1 है, ये D2 है और ये D3 है, लाइन नंबर 0 1 2 3 जिस पर डाटा आ रहा है। और ये आपका लेट से आउटपुट जो है A0 और A1 है, लेट, ठीक। अच्छा, इनकोडर में हमने क्या कहा था कि अगर लेट से कि ये इनपुट आई तो आउटपुट क्या आएगी 1 0 1 1 0 नहीं 1 आएगी, क्योंकि 1 नंबर वाली लाइन पर 1 है, ठीक। लेकिन हमने कहा था कि अगर 2 जगहों पर 1 आ गया तो इसके लिए हमने आउटपुट डिफाइन नहीं की, तो वो जो भी सर्किट की आउटपुट आ गई, वी डोंट केयर। हमने सर्किट इस लिहाज से डिज़ाइन नहीं किया कि एक से ज़्यादा पर 1 आए, ठीक है। तो ऑब्वियसली सर्किट कुछ ना कुछ आउटपुट करेगा, और गेट लगा हुआ है, उसमें कोई ना कोई आउटपुट आ जाएगी, मगर वो आउटपुट का क्या मीनिंग होगा हमने उसका ख्याल नहीं रखा, तो वो कोई रैंडम ही मीनिंग बनेगा उसका, ठीक। प्रायोरिटी इनकोडर कहता है कि आप इस तरह की भी इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रायोरिटी इनकोडर कहता है कि D3 की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, उसके बाद D2 की प्रायोरिटी है, उसके बाद D1 की प्रायोरिटी है, उसके बाद आखिर में D0 है, लोएस्ट प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी इनकोडर कहता है कि अगर इस किस्म का केस हुआ तो मैं जो हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 आ रहा है ना, उसका नंबर आउटपुट करूंगा। इस केस में ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी थी, D2 की या D1 की? D2 की। तो आउटपुट क्या आनी चाहिए 2, ठीक है। आपने आउटपुट कर दी 2, ठीक है। बाइनरी में 2 1 0 था। तो अगर इधर 0 आ रहा होता तब आउटपुट क्या आनी चाहिए थी 1, ठीक है। सो हमने 0 1 आउटपुट कर दिया, ठीक। अगर इस जगह पर भी 1 आ जाए, अब किसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है 3 की, सो आउटपुट क्या आनी चाहिए 1 1, ठीक है। बाइनरी में 1 1 3 होता है, ठीक। सो ये समझ आ रही है कि अब इनपुट कुछ भी आ सकती है, जितने मर्जी 1s आ जाए। लेट से कि सारे 1s आ गए, ठीक है। आउटपुट क्या होनी चाहिए, अगर सारे 1s हैं तो आउटपुट क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट प्रायोरिटी इसमें किसकी है 3 की। तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे 1 आ रहा है ना, आपने वो आउटपुट करना है। तो हाईएस्ट क्योंकि 3 की है तो 3 आ रहा है। अगर ये 0 हो जाता और बाकी सारे 1 होते तो क्या आउटपुट आनी चाहिए थी 2 आनी चाहिए थी, क्योंकि यू डोंट केयर के पीछे क्या आ रहा है, लेकिन अगर 2 पे 1 आ गया है तो आपके पास 2 होना चाहिए। ये बात समझ आ गई, ठीक है। सो प्रायोरिटी इनकोडर ये कह रहा है कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला 1 है ना, जिस लाइन पर आ रहा, उस लाइन का नंबर आउटपुट कर देंगे, ठीक है। सो इस केस में हाईएस्ट प्रायोरिटी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी 3 की है, फिर 2 की, फिर 1 की, फिर 0 की, ठीक है। सो इस केस में कौन सी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली लाइन है D2, जिस पर 1 आ रहा है, तो आउटपुट आनी चाहिए 2, ठीक है। सो 2 बाइनरी में लिखें तो वो 1 0 बन जाता है, ठीक है। अगर 3 पर भी 1 आ जाता तो आउटपुट आ जाती 3, जो कि बाइनरी में 1 1 होती है, ठीक। ये बात समझ आ रही। तो अगर ये सारे 0s होते और सिर्फ पहला 1 होता तो आउटपुट आ जाती 0 नंबर वाली लाइन पर आ रहा है तो 0 0, ठीक। ये चीज क्लियर हुई। यही वाली चीज स्ट्रुथ टेबल में लिखी हुई है, ठीक है। ये ट्रुथ टेबल एग्जैक्टली यही चीज कर रहा है। ये आपको ये बता रहा है कि अगर D7 पर 1 आ गया, अब ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी 4 to 2 इनकोडर की, ठीक है। लेकिन जब इधर आपकी 8 लाइनें हो जाएंगी, ठीक है, तो वो 0 से 7 तक जा सकती होंगी, तो आपको आउटपुट 3 बिट का नंबर चाहिए होगा, क्योंकि 7 जो है वो 3 बिट में आता है, ठीक। तो ये 8 आपके इनपुट्स हैं, ये 3 आपके आउटपुट्स हैं। ये आखिरी वाली एक्टिव लाइन है, ठीक है, कि लाइन एक्टिव है भी या नहीं। एक्टिव जो है वो अगर सारे 0 आ गए तो तब 0 होगा, अदरवाइज हर केस में ये 1 नहीं होगा, क्योंकि कोई एक भी 1 आ गया तो एक्टिव 1, ठीक है।
तो एक्टिव तो निकल गया, बाकी ये नंबर आ रहे हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो ये ट्रूथ टेबल बता रहा है कि अगर सब 0 और 0 नंबर वाली लाइन पर 1 हो, ठीक है, तो तब इसका मतलब है कि आपकी आउटपुट क्या आनी चाहिए 0, क्योंकि सबसे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 आ रहा है वो 0 पर ही आ रहा है, बाकी सारे तो 0। अगर 1 नंबर वाली लाइन पर 1 हो गया, ठीक है, फिर हमने इधर लिख दिया x का मतलब है कि वी डोंट केयर कि ये 0 है या 1 है, ठीक है, कि अगर D0 0 है या D0 1 है, दोनों केसेस में इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर D1 1 हो चुका है और इसके आगे सारे 0 हैं तो इसका मतलब आउटपुट 1 आनी चाहिए, 0 मैटर ही नहीं करता, क्योंकि 0 से ज्यादा प्रायोरिटी वाला 1 आ गया तो अब 0 मैटर नहीं करता। इसी तरह अगर 2 नंबर वाली लाइन पर 1 आ गया तो अब 1 और 0 दोनों मैटर नहीं करते, बिकॉज इस पे 1 आ चुका है और इसके आगे सारे 0 हैं, तो इसका मतलब है कि 2 आउटपुट होनी चाहिए, चाहे ये 0 हो चाहे ये 1 हो, ठीक है। इसी तरह D3 पे अगर 1 आ गया है तो फिर इससे पीछे वाले मैटर नहीं करते, D4 पे आ गया तो उससे पीछे मैटर नहीं करते, D7 पर 1 आ गया तो उससे पीछे वाली कोई लाइन मैटर नहीं करती, आपकी आउटपुट 7 ही होगी। जी, अगर इस आउटपुट पे क्या कर दें, नहीं, इनकोडर तो डेसिमल में नहीं लेके जाता। इनकोडर क्या करेगा, वो कहते हैं इसके आगे अगर मैं इनकोडर लगा दूंगा तो ये दोबारा 4 लाइनें बन जाएंगी, ठीक है। तो वो जो 4 लाइनें बनेगी वो अगर लेट से इधर 1 0 1 आ रहा था, ठीक है, तो इधर से 2 आउटपुट आई, ठीक है, क्योंकि 0 पर भी 1 था, 2 पर भी था, तो 2, तो जब दोबारा इनकोड करेंगे तो 2 नंबर वाली लाइन पर 1 आ जाएगा, बाकी सब पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आई डोंट नो, अगर कभी जिंदगी में ये काम करने की जरूरत हो कि आप चाह रहे हैं कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली लाइन पर 1 बाहर आ जाए, तो फिर इस तरह का सर्किट बना दे, ठीक है। ओके, सो ये ट्रुथ टेबल अभी आपको समझ आ गया, ठीक है। यहां पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि ये एक्स डोंट केयर्स है, हमने इससे पहले भी डोंट केयर्स पढ़े, लेकिन ये उससे स्लाइटली डिफरेंट है। जब हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले पढ़ा था उसमें भी हमने एक्स कहा था ना कि एक्स का मतलब है डोंट केयर, वो एक्स आउटपुट पे थे, ये हमने ये वाली साइड इनपुट वाली साइड है डिस्प्ले की, आउटपुट पे डोंट केयर का मतलब है कि इस वाली इनपुट पे जो मर्जी मतलब इनपुट पे ये वाला कॉम्बिनेशन अगर आ गया है तो आउटपुट वी डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है। जिस तरह हमने कहा था कि 9 से आगे अगर 10 आ जाए, अगर हम 9 तक का 7 सेगमेंट कंट्रोलर बना रहे हैं तो अगर 10 इनपुट पे आ जाए, 1 0 1 0 आ जाए, तो हमने कहा था वी डोंट केयर कि क्या आउटपुट है, तो हमने इस जगह पर 10 के लिए एक्स डाल दिया था, फिर 11 के लिए भी। अभी आपने क्विज में भी ये काम किया, अगर ठीक किया हुआ तो 10 11 12 13 14 15 में एक्स डाल दिए होंगे और उससे आपका सर्किट थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो गया होगा, ठीक। अच्छा, ये हमने बनाए इनपुट पे, इसमें एक एक्स का मतलब है कि ये 2 ट्रुथ टेबल एंट्रीज को शो कर रहा है। ये जो 1x लिखा हुआ है इसका मतलब है ट्रुथ टेबल पे इनपुट अगर 1 0 आए या 1 1 आए, दोनों केस पे आउटपुट 1 चाहिए, क्योंकि 1 नंबर वाली लाइन पर 1 आ गया है, 0 वाली चाहे 0 हो या 1 हो, दोनों केस में 1 आ गया। तो ये एक्चुअली एक एक्स शो कर रहा है कि ये ट्रुथ टेबल की असल में 2 एंट्रीज है। ये 2 एक्स शो कर रहे हैं कि ट्रुथ टेबल की 4 एंट्रीज हैं कि 1 0 0 आए, 1 0 1 आए, 1 1 0 आए, 1 1 1 आए, सारे केसेस में आउटपुट 2 आनी चाहिए, क्योंकि 2 नंबर वाली लाइन पर 1 आ गया, हम उससे आगे वाली चीजों को वी डोंट केयर, ठीक। तो असल में क्योंकि ये 8 है तो इसके 256 कॉम्बिनेशन बने थे। अगर मैं पूरा इसको x के बजाय 0 1 लिख के इसका ट्रुथ टेबल बनाऊं तो ये मेरा 256 का ट्रुथ टेबल बनेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने उनको डोंट केयर लिख दिया तो जरा कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये जब भी आप डोंट केयर देखें तो आप पहला ज़हन में आना चाहिए ये इनपुट पे आ रहे हैं या आउटपुट पे आ रहे हैं। जो आउटपुट पे आ रहे हैं उसकी वजह से आपका सर्किट छोटा होता है, इनपुट पे आने की वजह से सर्किट नहीं छोटा होता, इनपुट पे आने की वजह से आपका ट्रुथ टेबल थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करके हम लिख लेते हैं, लेकिन जब आप इसका सर्किट बनाएंगे तो आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर्किट में आपको ये दोनों कॉम्बिनेशन लिखने और उन पे x नहीं डालना बल्कि उन पर ये वाली वैल्यू डालनी है। तो जब x नहीं आएगा तो कार्न ऑफ मैप पे भी चीज छोटी नहीं होगी, ठीक। तो जिस तरह इधर 1 और 7x आ रहे, इसका मतलब 1 के पीछे जो भी आ जाए तो आपके पास 7 आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्चुअली अगर मैं इसको खोलना शुरू करूंगा तो ये
8 बिट में 128 से लेके 255 तक जितने नंबर थे उनमें यहाँ पर 1 आता है, तो ये टोटल 128 कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिसके जो ट्रुथ टेबल के जिनके लिए हमने एक ही आउटपुट चाहिए, ठीक है, 1 1। तो अगर मैं पूरा ट्रुथ टेबल लिखूं तो मुझे ये कर ओके। सो पहला चीज थी प्रायोरिटी इनकोडर काम क्या करता है, ये आपको समझ आ गया कि जो मतलब इसको चेक करने के लिए कि आपको समझ आ गया कि नहीं, आप जब घर में सोच रहे हो इसके बारे में, आपको ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि क्या आप एक लाइन में पुट कर सकते हैं कि क्या काम कर रहा है। एक लाइन आपने बतानी हो किसी को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये काम करता है, तो यू शुड बी एबल टू पुट इट। अगर आप पुट कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपको समझ किसी हद तक आगे क्या। तो मैं अगर इसको एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो इनपुट पे हाईएस्ट प्रायोरिटी लाइन जिस पर 1 आ रहा है उसका नंबर आउटपुट कर देते हैं, ठीक। इनपुट पे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी लाइन जिस पर 1 आ रहा है उसका नंबर हम आउटपुट कर देते हैं, ठीक है। बाइनरी में करते हैं उसको, लेकिन जो भी इनपुट पे हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 है, तो ये एक लाइन में अगर मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, नेक्स्ट चीज थी कि जब एक कंपोनेंट समझ आ जाए तो उसका सर्किट बनाया जाए, ठीक है। तो प्रायोरिटी इनकोडर का सर्किट बना लेते हैं। प्रायोरिटी इनकोडर का सर्किट बनाने के लिए, अब ये तो पिछला वाला जो था ये तो 8 इनपुट वाला था, ठीक है। तो 8 इनपुट का तो कार्नोफ मैप हमने 5 इनपुट का बनाया था, तो हमारे दिमाग की दही बन गई थी। तो अब अगर 8 इनपुट वाला बनाना हो तो फिर तो वो मतलब कहते हैं बेतहाशा दही बन जाएगी, ठीक है, मक्खन भी निकल आएगा बीच में से। सो हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम 4 इनपुट वाले प्रायोरिटी इनकोडर का सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। और फिर हम 4 के बाद 8 वाला भी बनाएंगे, ठीक है। यहां पर आपको, लेकिन 8 वाला फिर हम कार्नोफ मैप से नहीं बनाएंगे, ठीक है। उसके बजाय हम बूलियन अलजेब्रा यूज कर रहे होंगे, ठीक है। और बूलियन अलजेब्रा जो हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि आगे कार्नोफ मैप पढ़ लेंगे तो उसका फायदा ये है कि हम तो, लेकिन बूलियन अलजेब्रा पर पढ़ने की क्यों जरूरत थी, इसलिए जरूरत थी क्योंकि जब ज्यादा वेरिएबल हो जाते हैं फिर कार्नोफ मैप की भी बस हो जाती है, ठीक है। तो जब उसकी बस हो जाती है तो फिर हम वापस बूलियन अलजेब्रा पर आते हैं, ठीक है। बट आई थिंक यू कैन मेक अ प्रोग्राम जो कार्नोफ मैप काम कर रहा है या बूलियन अलजेब्रा काम कर रहा है, वो बेसिकली एक ही है, लेकिन आप वो वाला काम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं। मे बी एग्जिस्ट करते हो, मैंने वैसे ज़्यादा इस पर सर्च नहीं की, लेकिन एज आ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अगर आप में से कोई शौकीन है प्रोग्रामिंग का तो वो ये ट्राई कर सकता है कि यार कोई जितने मर्जी वेरिएबल्स हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करे, तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होगा, ठीक है। ओके, सो 4 इनपुट वाला अगर बनाना हो तो वो इस तरह से बन जाएगा कि अगर 0 नंबर वाली लाइन पर 1 आया है तो आउटपुट 0 0, 1 नंबर वाली लाइन पर 1 आया, फिर बेशक 0 नंबर वाली लाइन पे 0 आया या 1 आए तो आउटपुट 1 ही रहेगी। 2 नंबर वाली पे आ गया तो फिर बेशक 0 और 1 पे जो मर्जी आ जाए आउटपुट 2 ही रहेगी। 3 पर 1 आ गया तो फिर पीछे बाकी जो मर्जी आता रहे आउटपुट 3 रहेगी, ठीक है। अब ये 4 इनपुट वाला कार्नोफ मैप है, तो 4 इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 16, ठीक है। हमने इसको कॉम्पैक्ट करके x की वजह से ये 4-5 कॉम्बिनेशन के अंदर आ गया, लेकिन अगर यहाँ पर x ना होते तो ये हमें फिर पूरा 16 का ट्रुथ टेबल लिखना पड़ता। उस ट्रुथ टेबल से हम कार्नोफ मैप फिल कर सकते हैं, ठीक है, और कार्नोफ मैप से फिर हम इसका सर्किट बना सकते। अच्छा, और ये एक्टिव वाली लाइन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कोई एक भी 1 आ गया तो ये एक्टिव हो जाए, ठीक है। सो जब भी हमने सर्किट बनाना होता है, अगर मल्टीपल आउटपुट्स हों, हर आउटपुट के लिए, हर बिट के लिए अलग-अलग कार्नोफ मैप बनता है, ठीक है। हर एक, यानी A1 के लिए एक अलग कार्नोफ मैप बनेगा, A0 के लिए अलग बनेगा, एक्टिव के लिए अलग बनेगा। जिस तरह हमने 7 सेगमेंट में किया था कि 7 सेगमेंट्स थे, ट्रुथ टेबल एक ही हमने बना दिया क्योंकि सारी इनपुट्स एक दफ़ा लिखी और 7 अलग-अलग आउटपुट्स के लिए बना, तो वो आप बेसिकली उसको हमने कहा कि ये 7 ट्रुथ टेबल्स हैं। तो इस केस में ये असल में 3 ट्रुथ टेबल्स हैं क्योंकि आउटपुट हमारी 3 है। तो हम A1 का अलग सर्किट बनाएंगे, A0 का अलग बनाएंगे, एक्टिव का अलग बनाएंगे, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट विद A1। तो अगर मैंने इसको फिल करना हो, ठीक है, इससे मैंने ट्रुथ टेबल से कार्नोफ मैप बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि 4 वेरिएबल हैं और इनपुट्स जो हैं वो D3, D2,
D1 D0 ये इनपुट्स आती हैं, और 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अब ये पूरा एक्सपैंडेड ट्रुथ टेबल नहीं है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इससे पहले पूरा एक्सपैंडेड ट्रुथ टेबल बना लूं। ठीक है, कि मैं इधर जहां पे 1x आ रहा है उसके लिए लिखूं 1 0 भी और 1 1 भी। ठीक है, जहां पे 1x आ रहा है इसको मैं लिखूं 1 0 0 1 0 1 1 1 0। चलो मैं ये कर लेता हूं ताकि ये जरा क्लियर हो जाए। ठीक है, सो पहली चीज है कि 0 0 0 0 पर क्या आउटपुट चाहिए, A1 को हम सिर्फ देख रहे हैं। ठीक है, इस कॉलम को सिर्फ देख रहे हैं। 0 0 0 0 पे क्या चाहिए, 0। ठीक है, 0 0 0 1 पर 0। 0 0 1 x का मतलब है कि 0 0 1 0 पर भी और 0 0 1 1 पर भी मुझे आउटपुट 0 चाहिए। सो 0 0 1 0 पर भी 0 चाहिए, 0 0 1 1 पर भी 0 चाहिए। ठीक, फिर ये यहां तक कवर हो गया। अब आ रहा है 0 1 x। इसका मतलब है कि 0 1 0 0 पर भी, 0 1 0 1 पर भी, 0 1 1 1 पर भी, 0 1 1 0 पर भी, यानी कि इससे पीछे के चारों कॉम्बिनेशन जो कि इस रो पर आ जाएंगे। यानी ये 0 1 हो तो 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1। इन चारों केसेस में आपको आउटपुट 1 0 चाहिए, आउटपुट 1 चाहिए। ठीक है, तो हमने कह दिया कि मुझे आउटपुट इन चारों केसेस में 1 चाहिए। और आखिरी केस था कि 1 और 3 एक्सेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है 1 0 0 0 1 0 0 1 सो ऑन अप टू 1। बाकी सारे केसेस उस पर भी आउटपुट 1 चाहिए। तो ये बाकी सारे केसेस में ये आउटपुट 1 चाहिए। ये समझ आ रहा था कि नहीं आया? अगर इसको मैं इसको खोल के लिख लेता हूं कि 0 0 0 पे क्या चाहिए, A1 मुझे बताएं 0। 0 0 0 1 पे क्या चाहिए, 0 चाहिए। 0 0 1 x था, अब 1 x को हम 1 0 भी लिखेंगे और 1 1 भी लिखेंगे, ये दोनों कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये 0 भी हो सकता है 1 भी। इस केस पे क्या चाहिए, इस पे भी 0 चाहिए। 0 1 x लिखा हुआ, सो इसका मतलब है 0 1 0 0 भी, 0 1 0 1 भी, 0 1 1 0 भी और 0 1 1 1 भी। इसमें सारे कॉम्बिनेशन आ गए, इन सारों पर मुझको 1 चाहिए। और आखिरी था 1 0 0 0, ये जो आखिरी है ये 1 x है। सो ये 1 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक ये जो बाकी के 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे इन पे भी सारा 1 चाहिए मुझे। ठीक है, सो ये शायद मैंने कुछ कम डाले हैं, पूरे 8 कॉम्बिनेशन। सो ये आपके पास, इससे आप कार्नोफ मैप फिल कर लें। तो अब इस कार्नोफ मैप को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम से भी। सम ऑफ प्रोडक्ट से करेंगे तो ये 2 कार्नोफ मैप दो बबल्स बना देंगे। प्रोडक्ट ऑफ सम से करेंगे तो ये 4 के एक बबल बन गए। इस 4 का बबल बनाया तो ये आपके पास D2 और D3 पर डिपेंड कर रहा है कि अगर ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, तो प्रोडक्ट ऑफ सम में अगर 0 हो तो उसी तरह लिख देते हैं ना। तो हमने कह दिया D3 प्लस D2। ठीक, सो यही वाली चीज जो है स्लाइड के ऊपर लिखी हुई है, D3 प्लस D2। ठीक, बात समझ आ रही, सिंपल, कोई इश्यू नहीं। और अगर हम बूलियन अलजेब्रा से भी सॉल्व करना चाहते तो कर सकते थे। बूलियन अलजेब्रा के थ्रू अगर मैंने लिखना हो तो मुझे पता है कि ये मुझे 1 चाहिए अगर D2 1 हो और D3 0। बाकी केसेस में ये दोनों तो डोंट केयर है, तो इसका मतलब है ये D2 और D1 पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर D2 1 है और D3 बार है तो मैंने लिखा D2 D3 बार हो अगर, तब भी 1 चाहिए। और इस केस में ये सिर्फ D3 पर डिपेंड कर रहा है, बाकी केसेस पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो हमने कहा प्लस D3 आ जाए तो तब मुझे चाहिए। तो बूलियन अलजेब्रा से अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ गया। इनमें से D3 खत्म किया जा सकता है। ठीक है, कैसे खत्म किया जा सकता है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है x प्लस एक्स बार वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जिसको हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। ठीक, कि अगर x के बार के साथ अगला y हो रहा हो तो बार की जरूरत नहीं है। सो इधर क्योंकि D3 प्लस D3 बार D2 आया तो इस बार को खत्म किया। सो इससे भी हम उसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। बूलियन अलजेब्रा से भी अगर सॉल्व करें
तो उससे भी इसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। लेकिन कार्नोफ मैप से कर लें, ब्रूलियन अलजेब्रा से कर लें, इट्स द सेम थिंग। लेकिन अगर 4 वेरिएबल तक हो तो हमने कहा है कि कार्नोफ मैप से अमूमन गलती का कम चांस होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने आगे 8 वेरिएबल पे भी जाना है तो इसलिए हम साथ साथ उसको भी देख रहे हैं। सो ये अब बिल्कुल इसी तरह अगर आप A0 को फिल करें, ठीक है, सो A0 का कार्नोफ, ये इसका तो लॉजिक बना दी हमने, इसकी लॉजिक बन गई सिंपल एक और गेट, ठीक है। ये जो ये वाली बिट है इसकी लॉजिक बन गई सिंपल एक और गेट। इस वाले बिट की लॉजिक हमने बनानी है कि ये कब 1 होगी। ये 1 हो रही है हमारे पास 0 0 0 0 पर 0 ही रह रही है, 0 0 1 पर भी 0 ही रह रही है, 0 0 1 0 और 1 1 के ऊपर ये 1 होगी, क्योंकि ये 1 x का मतलब है 1 0 पर भी और 1 1 इन दोनों के ऊपर ये 1 होगी। और फिर इसके बाद 1 x x पर ये 0 है, ठीक है। तो यानी 0 1 0 0 0 1 0 1 यानी कि ये पूरी रो जो आ रही है आपके पास इस पर ये 0 है, ठीक है। ये मैंने इधर आपको बताया था ना कि ये 0 1 वाला जो केस बनता है ना वो ये 4 बनते, ठीक है। तो पहले 4 जो फर्स्ट रो के थे, अगले 4 सेकंड रो के थे, लेकिन इस केस में जो अगले 4 बनते हैं ये उसमें आपको 0 चाहिए आउटपुट, ठीक है। क्योंकि इसको जब खोलेंगे तो ये 4 चीजें बन जाएंगी और वो चारों पर आपको 0 चाहिए और ये उन चारों पर हमने 0। और ये जो 1 x x x है ये बाकी के सारे केस के, एक दफा 1 आ जाए तो बाकी सब कुछ आ रहा हो, तो उस केस में आपको आउटपुट 1 चाहिए, ठीक है। तो ये बाकी के 8 केस के ऊपर आपको आउटपुट 1 चाहिए। अगेन आप इसका प्रोडक्ट ऑफ सम से भी कर सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट इस केस में ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें एक 8 का सर्कल बन रहा है और एक 4 का बन रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सम में एक 2 4 के बन जाएंगे तो वो मतलब 8 वाले में एक वेरिएबल और कम हो जाता है। तो अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट से इसको निकालेंगे तो ये वाला वेरिएबल जो है ये सिर्फ D3 पे डिपेंड कर रहा है, इस तरफ भी डिपेंड नहीं कर रहा है, इस तरफ भी, तो ये सिंपल D3 आ जाएगा। और ये जो आपके पास आ रहा है ये ऊपर नीचे D2 बार पे डिपेंड कर रहा है और इस तरफ से D1 पे डिपेंड कर रहा है। तो D3 प्लस D2 बार D1, ठीक है। सो D3 प्लस D2 बार D1 आपके पास इसका सोल्यूशन आया, ठीक। सो ये आपके पास दूसरी बिट बन गई, ठीक है। तो आपने जो इसका सर्किट बनाना था अपने डब्बे का, ठीक है, कि जिसमें 2 आउटपुट है ना, हमारी 4 इनपुट हैं और 2 आउटपुट है प्रायोरिटी इनकोडर की। तो जो पहली वाली बिट है उसका सर्किट बन गया कि आप D3 और ये ये वाला D3 को आप पकड़ें। एक मिनट मैं इधर मिटा देता हूँ। तो अगर मैं इसका सर्किट बनाने की कोशिश करूं तो ये हमारा डब्बा था जो हम बनाना चाह रहे थे, ठीक है। सो इसकी 4 इनपुट्स थी, इधर लिख लेता हूं D0 D1 D2 और D3, और इसकी 2 आउटपुट्स थी A1, इधर लिख लेता हूं A1 और A0, ठीक है। पहले हमने A1 के लिए सॉल्व किया था पिछली स्लाइड पे, तो ये क्या बना था D2 प्लस D3। सो आपने D2 और D3 को आपस में और किया तो A1 का सर्किट बन गया, ठीक। फिर दूसरा जो अभी हमने सॉल्व किया है उससे हमारा सर्किट बना D3 प्लस D2 बार D1। सो D2 का हमने बार लिया, इसको हमने D1 के साथ एंड किया, ठीक है, और इसको हमने और कर लिया D3 के साथ। ठीक काम हो रहा है ना, D3 और D2 बार और D1, ये इसका सर्किट बन जाएगा। और एक इसके अलावा एक्टिव था, ठीक है। एक्टिव सिर्फ एक केस में 0 है, तो ये तो सिंपल एक मैक्स टर्म बन जाती है, यानी कि जब सारे 0 होंगे तो ये 0 है। तो इसको हमने पहले भी देखा है कि हम सिंपल और कर लें सारी लाइंस को, यानी कि मैं ये वाली लाइन भी ले लूँ, ये वाली लाइन भी ले लूँ, ये वाली लाइन भी ले लूँ, और लेट से कि ये D3 आ रहा था, इनको आपस में और कर दूँ तो ये मेरे पास कि लाइन एक्टिव है भी कि नहीं, किसी एक पर भी 1 आया तो आउटपुट 1 हो जाएगी। अगर कार्नोफ मैप बनाना चाहूँ उसका तो वो ये बना हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ एक केस में 0 है तो ये सिंपल मैक्स टर्म बन जाती है, तो 0 0 0 0 तो सारों को और कर ले तो वो भी यही सोल्यूशन बनता है। ठीक, यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। तो ये जो हमारा सर्किट है ये 4 to 2
प्रायोरिटी इनकोडर का सर्किट बन गया, ठीक। लेकिन हम चाहते हैं कि अब इसको हम स्केल करके 8 to 3 इनकोडर के लिए भी बना सकें, ठीक है, जिसका हमने ट्रुथ टेबल तो पढ़ा हुआ है, लेकिन मसला ये है कि 8 to 3 पे जब हम आएंगे तो कार्न ऑफ मैप हमारा उधर जाकर फेल हो जाता है, क्योंकि 8 इनपुट की कार्न ऑफ मैप मुश्किल है सॉल्व कर। तो वहां पर फिर हम बूलियन सिंप्लीफिकेशन से, यानी बूलियन अलजेब्रा की सिंप्लीफिकेशन से यूज करें, ठीक। सो ये स्लाइड्स में बना हुआ है, अगर आप किसी ने नोट नहीं किया तो आप इसको आगे स्लाइड्स में इसका पूरा सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, तो जस्ट रेफर टू स्लाइड्स। ओके, सो अब ये 8 to 3 इनकोडर, प्रायोरिटी इनकोडर की बात हो रही है। सो 8 to 3 में आप इधर तो ये 256 कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो इसका जो कार्न ऑफ मैप से तो नहीं हम कर सकते, ठीक है। सो क्या करें, अब हम देख सकते हैं कि बूलियन एक्सप्रेशन इसकी क्या बनती है। बूलियन एक्सप्रेशन लेट से मैं A2 की बनाना चाहूं तो A2 पहली दफा इधर 1 आया, यहां से हमें नजर आ रहा है कि ये तब 1 है, इन पे ये मैटर नहीं कर रहा, ये डोंट केयर है, ठीक है, क्योंकि ये कोई भी आ जाए हम कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ा। सो अगर D4 1 हो और उसके आगे वाले सारे 0 हो तो तब ये 1 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर D5 1 हो, उसके आगे वाले 0 हो तब भी 1 होना चाहिए, D6 1 हो, उससे आगे वाला 0 हो तब भी 1 होना चाहिए, या D7 1 हो तब 1। तो ये हमारी इसकी एक्सप्रेशन बन जाती है, ठीक है। नीचे वालों को छोड़ दें, हमने D7 अगर 1 है तो तब वी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, और अगर D7 1 है और D6 का बाहर आ रहा है, सॉरी D7 0 है और D6 का बाहर आ रहा है, सो D6 1 है और D7 का 12। अगर D7 और D6 दोनों का 12 है और D5 1 है, और अगर D4 1 है और इन तीनों का 12 है, तो ये पहली लाइन समझ आ गई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, अब हमने जो सिंप्लीफिकेशन पढ़ी थी कि अगर x प्लस एक्स बार y आ रहा हो तो हम इसको x प्लस y लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस जगह पर देखें तो इधर D7 आ रहा है और इधर D7 बार आ रहा है, इधर D7 आ रहा है, इधर भी D7 बार आ रहा है, इधर D7 आ रहा है, इधर भी D7 बार है। तो इन दोनों पर सिंप्लीफिकेशन लगाएंगे तो ये 7 बार उड़ जाएगा, D6 रह जाएगा। इन दोनों पर सिंप्लीफिकेशन लगाएंगे तो ये D7 बार भी उड़ जाएगा, D5 बार D5 D6 बार। इन दोनों पर सिंप्लीफिकेशन लगाएंगे तो ये D7 बार भी उड़ जाएगा, तो बाकी ये वाली चीज़ उठ के इधर आ, ठीक। तो स्टेप 1 में हमने D7 को यूज़ करते हुए जहाँ जहाँ पर उसके बाहर आ रहे थे वो सब सिंप्लीफाई कर दी, ठीक। जब ये सिंप्लीफाई कर दिए तो अब इन दोनों जगहों पर D6 बार आ रहा है और यहाँ पर D6 आ रहा है। सो इनको यूज़ करते हुए आपका D6 बार उड़ जाएगा, ठीक है, यानी कि D6 प्लस D6 बार D5, वही काम जो D7 के साथ किया था कि x प्लस एक्स बार y जो आ रहा है, तो ये बार उड़ाया जा सकता है, ये बार भी उड़ाया जा सकता है। ये उड़ेगा तो यहाँ पर सिंपल D5 आ जाएगा, ये बार उड़ेगा तो D5 बार D4 आ जाएगा। जब इतना सिंप्लीफाई हो गया तो इस जगह पर D5 बार आ रहा है, इस जगह पर D5 आ रहा है, ठीक है। सो इन दोनों की वजह से ये D5 बार उड़ सकता है। तो आपके पास एंड पे इस वाले बिट के लिए सिंपल 4 इनपुट वाले और गेट से काम हो जाएगा प्रायोरिटी इनकोडर, कि अगर इसका मतलब है कि D4 1 हो या D5 1 हो या D6 1 हो या D7 1 हो, इनमें से कोई भी 1 हो तो ये वाली बिट आपकी 1 हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी, ठीक। अच्छा, यहाँ पर आपको उस चीज़ की सिग्निफिकेंस, बूलियन अलजेब्रा की सिग्निफिकेंस समझ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ यार बूलियन अलजेब्रा जो है ना वो वैसे नहीं पढ़ा था, उसका फ़ायदा होता है जब वेरिएबल बढ़ जाते हैं, ठीक। यही काम अब हमने करना है A1 के लिए, ठीक है। अब A1 पे आखिरी 4 पर 1 नहीं आ रहा, बल्कि A1 पर इन दो जगहों पर 1 आ रहा है और इन दो जगहों पर 1 आ रहा है, ठीक है। सो इस जगह पर 1 का मतलब है कि D2 1 हो और उसके आगे वाले सारे बार हो। इस जगह पर 1 का मतलब है कि D3 1 हो, उसके आगे वाले सारे बार, और आखिरी दो तो हमने देखे हुए, आखिरी दो के लिए एक में D6 D7 बार हो या D7 डायरेक्टली। तो इस एक्सप्रेशन की पहली लाइन आपको समझ आ जानी चाहिए कि अगर D7 पे 1 आ रहा है तभी 1 चाहिए,
अगर D7 0 है और D6 1 है, यानी D7 बार D6 है, तब भी 1 चाहिए। अगर D4 D3 1 है और उसके आगे वाले बार हैं, तब भी आपको 1 चाहिए। और अगर D2 1 है और उसके आगे वाले बार हैं, तब भी आपको 1 चाहिए। तो ये वाली लाइन तो समझ आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया ये, ठीक। अच्छा, अब ये पहला स्टेप आ गया। अब नेक्स्ट है कि इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है। अब ये उस तरह से नहीं है कि सारों में, मतलब पिछले केस में तो बिल्कुल ही सिंप्लीफाई होकर और बन गया था। इस केस में D7 इधर आ रहा है और बाकी सारों में बार आ रहा है, तो इन बार्स को हम सीधा सीधा कैंसिल कर सकते हैं। तो D7 इसी तरह आ गया, D6 के साथ जो बार आ रहा था वो खत्म हो गया, इन सब में जो D7 बार आ रहा था वो खत्म हो गया, इन सब में जो D7 बार आ रहा था वो खत्म हो गया, बाकी उसी तरह रखें, ठीक है। अब इनको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करें? इनको फर्दर सिंप्लीफाई अगर करना हो, D6 वैसे D6 इधर आ रहा है और इसके बार इधर आ रहे हैं, ठीक है। ये इस जगह पर गलती से D6 नहीं लिखा हुआ है, इधर D6 रहेगा, ठीक है। D6 की वजह से उसके ये बार उड़ेंगे सिर्फ, ठीक है। जिस तरह D7 से हमने उसके बार उड़ा दिए थे ना, कि D6 प्लस D6 बार समथिंग अगर आ रहा है तो ये बार खत्म हो जाएगा, और D6 प्लस D6 बार समथिंग आ रहा है तो बाकी खत्म हो जाएगा। तो इधर आप समझेंगे प्लस D6 अभी लिखा हुआ है, बाकी निचले तीनों लाइनों में ये D6 मिसिंग है, बट D6 शुड बी देयर, ठीक है। सो ये चीज समझ आ गई कि ये D6 बार दोनों उड़ गए, तो ये चीज उठ के इधर आ गई, ये चीज उठ के इधर आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या उड़ाया जा सकता है? इसके अंदर हम कॉमन ले सकते हैं। D5 दोनों में कॉमन आ रहा है, D4 भी कॉमन आ रहा है, तो D5 D4 को कॉमन लिया, अंदर D3 बार D2 प्लस D3 आ गया। सो इसके अंदर D3 और उसका बार आ रहे हैं, सो अगेन ये वाला बार भी उठ सकता है, ठीक है। कॉमन लेने के बाद D3 बार भी एलिमिनेट किया जा सकता है। सो D3 बार जब हम एलिमिनेट कर देंगे तो ये D3 प्लस D2 इंटू D5 बार इंटू D4 प्लस D7 और प्लस D6 जो कि गलती से स्लाइड पे उड़ा हुआ है वो आ जाएगा। और जब हम अब क्योंकि D3 बार उड़ा दिया तो अब हम दोबारा एक्सपैंड करके इसको लिख सकते हैं, तो ये हमारी एक्सप्रेशन बन जाएगी प्लस D6 भी होगा, ठीक है, जो कि इस जगह पर नहीं लिखा हुआ। तो यहां तक चीज क्लियर हो गई। ये अगला वाला हो गया। तो ये उतना ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हुआ जितना पिछले केस में हुआ था, लेकिन काफी हद तक ये भी सिंप्लीफाई होगा। सिमिलरली हम A0 के लिए भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। सो A0 में क्या हो रहा है कि हर ऑल्टरनेट जगह पर 1 आ रहा है, यानी 1 नंबर अगर 1 पे आ रहा है, फिर 3 पर आ रहा है, फिर 5 पर, फिर 7 पर, ठीक है। कि अगर 1 नंबर वाली लाइन पर 1 आ रहा है, 2 पे 3 पर आ रहा है, तो अगेन अगर 1 पर आ रहा है तो D1 उसी तरह और उसके आगे वाले सारे बार, तो ये आपके पास D1 उसी तरह उसके आगे वाले सारे बार। फिर आपके पास 3 वाला आ रहा है, D3 और उसके आगे वाले सारे बार, सो इधर आपके पास D3 उसके आगे वाले सारे बार, फिर D5 उसके आगे वाले दोनों बार, D5 उसके आगे वाले दोनों बार, एंड पे D7, ठीक है। अगेन इसके ऊपर भी हम एग्जैक्टली उसी तरह सिंप्लीफिकेशन लगा सकते हैं कि D7 की वजह से ये पहले बार खत्म हो गए सारे, तो बार खत्म हो गए तो बाकी का D5 D6 बार रह गया। इसमें से D7 बार खत्म हुआ, बिल्कुल उठ के इसी तरह आ गया, D7 बार खत्म हुआ, बिल्कुल उठ कर इसी तरह आ गया, ठीक। उसके बाद इनके अंदर हम देख सकते हैं कि D6 बार इन सब में कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। D6 खुद नहीं आ रहा है इस केस में, लेकिन D6 बार इधर कॉमन लिया, D6 बार कॉमन लेंगे तो फिर इधर 5 4 3 2 रह जाएंगे और 1 डायरेक्टली होगा, इनके बार होंगे। इधर भी 6 5 4 3 रह जाएगा और इधर सिर्फ D5 रह जाएगा। अच्छा, इसके अंदर फिर आप दोबारा देख सकते हैं कि D5 के 2 जगहों पर बार आ रहे हैं, बार को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। और बार को कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर D3 D4 बार आ जाएगा, प्लस D1 D2 D3 D4 बार, ये तीनों आ जाएगा, ठीक। तो ये वाला अगले लाइन पर इधर लिखा है कि आपने ये 5 का बार सिंपल कैंसिल आउट किया इस जगह पर, ठीक है। 5 का बार कैंसिल आउट करके आपने इधर लिख दिया है। इधर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर D3 D4 बार आ रहा है, तो इसमें से D4 बार कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। D4 बार कॉमन ले लेंगे तो अब D3 और उसका बार आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास ये बन गया। और ये अब आप इसको दोबारा एक्सपैंड अगर कर लें तो फर्दर इसमें आप सिंप्लीफिकेशन नहीं है, बिल्कुल दोबारा आपने एक्सपैंड करना है, तो आपके पास ये इसकी शॉर्ट फॉर्म आ गई। तो ये उससे भी थोड़ा सा कम सिंप्लीफाई हुआ जो पिछला था, लेकिन बूलियन अलजेब्रा यूज करते हुए हमने फिर भी अच्छा खासा इसको सिंप्लीफाई
कर लिया, ठीक है। सो एक्टिव के केस में क्या है, एक्टिव कोई भी 1 आ जाए तो आपको 1 चाहिए, बाकी 0 चाहिए, तो हमने एक्टिव को सारों को और कर देंगे तो एक्टिव आ जाएगा। तो ये अब आपका जो सर्किट बना ना, ये पूरा फिर प्रायोरिटी इनकोडर का बन गया, जो हमने पिछली 4 स्लाइडों में किया। एक्टिव के लिए सबको और कर दें, A2 के लिए हमने देखा था 4 बिट्स और होनी थी, और A1 और A0 के लिए हमने ये सर्किट बनाया था। अगेन A1 में मेरे ख्याल में इस जगह पर D6 मिसिंग है, ठीक है, जो हमने पिछली स्लाइड पर भी मिसिंग था, इस जगह पर भी। ओके, ये तो 4 वाले के कारण ऑफ मैप थे, तो हम बना चुके, ठीक है। तो ये अब इवेंचुअली आपका सर्किट बना है प्रायोरिटी इनकोडर का, ठीक है। तो अगर इधर मैं रुक के देखूं तो आज हमने 2 कंपोनेंट देखे, एक सिंपल इनकोडर और एक प्रायोरिटी इनकोडर। अगर मैंने एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो कि इनकोडर क्या है, तो इनकोडर जिस नंबर वाली लाइन पर 1 आ रहा हो उसको आउटपुट कर देता है, और प्रायोरिटी इनकोडर क्या करता है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला 1 जिस लाइन पर आ रहा हो उसको आउटपुट कर देता है, ठीक है। सो इनकोडर के लिए सिंपल ऑर गेट से काम हो गया था, प्रायोरिटी इनकोडर के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट बना है, जिसके अंदर हमें बूलियन अलजेब्रा से सिंप्लीफिकेशन भी करनी है। हाँ, इसका क्वेश्चन किस किस्म का आएगा ये तो जब मैं सोचूंगा कि क्वेश्चन कैसा बनाना है फिर पता चलेगा। अभी मैंने सोचा नहीं है कि इसका क्वेश्चन कैसा बनाऊं, ठीक है। मे बी फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या पूछ सकता हूं, हो सकता है इसका सर्किट बनाने को ही दे दूं, ठीक है। मे बी 16 to 4 प्रायोरिटी इनकोडर का सर्किट बने, ठीक है। वो मुश्किल हो जाएगा, ऐसा नहीं आएगा, फिक्र ना करें। लेकिन 8 to 3 की हो सकता है मैं किसी बिट का आपसे पूछ लूं कि इसकी बिट नंबर 0 का सर्किट बनाए, ठीक है। सो वो फिर आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, एक में प्रायोरिटी इनकोडर इस्तेमाल हो रहा हो मे बी, ठीक है, और एक हो कि उसका सर्किट क्या बनना है, ठीक है। सो नॉर्मली ये वाला जो चैप्टर कर रहे हैं ना, इसमें से जो सर्किट्स आते हैं ना, इनमें से अमूमन एक आध क्वेश्चन आता है, ठीक है, मिड में या फाइनल में। वो एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा कि मैं आपको इसका कोई सिंप्लीफाइड वेरिएंट बना के ना कि इसका सर्किट बनाए, जो एग्जैक्टली स्लाइड्स वाला नहीं होगा, ठीक है, जो इससे डिफरेंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आगे हम जैसे मल्टीप्लायर पढ़ा है, तो मल्टीप्लायर में मैं आपको कोई उसको सिंप्लीफाई बना के, हमने 4/4 पढ़ा तो मैं कहूँ 3/3 का बना दें, ठीक है। प्रायोरिटी इनकोडर में मेरा ख्याल में इससे छोटा नहीं बन सकता, मे बी मैं आपको 8 to 3 के बजाय मैं आपको ये कह दूँ फॉर एग्जांपल कि 5 लाइंस हैं, ठीक है, तो 5 to 3 प्रायोरिटी इनकोडर मुझे चाहिए, ठीक है। मेरी लाइंस ही 5 है, ठीक है। तो 6, 7, 8 जो है ना वो डोंट केयर है, ठीक है। तो अब इसका सर्किट बना दें, ये क्वेश्चन हो सकता है, यानी अगर मैंने अभी बैठे बैठे जो सोचा है कि पेपर के लिए क्वेश्चन हो सकता है, सो इस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको प्रायोरिटी इनकोडर के सर्किट से पूरा आप गुजरे हुए हैं, तो अब सिर्फ चेंज क्या आई है कि अब आपकी 5 इनपुट आ गई हैं और कुछ आपके डोंट केयर्स बन गए, ठीक है। सो ये आपका सर्किट मजीद सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप घर जाके ये ट्राई कर सकते हैं कि अगर 5 to 3 हो, ठीक है, 8 to 3 के बजाय, यानी कि होता तो 8 to 3 ही है प्रायोरिटी इनकोडर, लेकिन आपने बाकी 3 इनपुट्स आपके लिए डोंट केयर है, ठीक है, कि वो कभी नहीं आनी, तो फिर आप क्या बने, ओके। इसी तरह इससे छोटा भी हो सकता है कि 3 to 2, ठीक है। 4 to 2 तो हमने पढ़ा हुआ है, मैं 3 to 2 कह दूं तो इसका मतलब है चौथी जो इनपुट है वो आपकी डोंट केयर है, और उसके हिसाब से बना, तो वो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, ओके। सो इस्तेमाल कहाँ पर होता है प्रायोरिटी इनकोडर, एक मतलब हम ये कंपोनेंट्स तो पढ़े हैं लेकिन साथ साथ थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एक इसका यूज होता है इंटरप्ट कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। हमारा जो प्रोसेसर होता है ना किसी भी पीसी में, लैपटॉप में, इसको बहुत सी साइड बाय डिवाइसेस जो है ना वो इंटरप्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल नेटवर्क कार्ड के ऊपर कोई पैकेट आ गया तो वो इंटरप्ट करेगा आपको कि भाई पैकेट आ गया, ठीक है। कीबोर्ड
से कोई की प्रेस की इंटरप्ट चला जाएगा, वीजीए कार्ड को डाटा चाहिए या साउंड कार्ड को डाटा चाहिए, वो इंटरप्ट कर सकता है, ठीक है। तो मल्टीपल डिवाइसेस लगी होती हैं इसके ऊपर, ठीक है, वो सारी इसको इंटरप्ट कर सकती है। तो प्रोसेसर ने ये नहीं किया होता कि कोई 50 इंटरप्ट लाइन्स रखी हो, प्रोसेसर को अमूमन एक इंटरप्ट लाइन जारी होती है। कोई भी डिवाइस इंटरप्ट करती है तो प्रोसेसर का इंटरप्ट 1 हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब इन डिवाइसेस में सारों की प्रायोरिटी एक तरह की नहीं है, ठीक है। यानी अगर कीबोर्ड पे प्रेस किया तो हम लोगों का अपना रिस्पांस टाइम ही बड़ा स्लो होता है, मतलब हम तो कुछ मिली सेकेंड से तेज़ काम हो रहा तो हम उसको नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते ना। जिस तरह पंखा घूम रहा है तो इसके पर हमें नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। क्यों नहीं नज़र आ रहे? क्योंकि हमारी आंखें जो हैं वो 1/16 ऑफ अ सेकेंड से अगर तेज़ कोई काम हो रहा हो ना तो हमें वो कॉन्टीन्यूस ही लगता है, ठीक है। जिस तरह हम जब मूवी देख रहे होते हैं तो असल में वो फ्रेम बाय फ्रेम चल रही होती है, हर फ्रेम में थोड़ा थोड़ा सा बंदा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन वो इतनी स्पीड 1 सेकंड में 20 दफ़ा हो रहा होता है तो हमें लगता है कि ये कॉन्टीन्यूस हो रहा है, ठीक है। हो सकता है आपने कोई कुत्ता बिल्ली पाला हो, उसका फ्रेम रेट हमारे से अच्छा हो, तो उसको वो मूवी इस तरह नज़र आती हो जिस तरह हमें वो स्लो मोशन रिप्ले नहीं रुक रुक के नज़र आ रहे होते, ठीक है। मतलब मोशन तो स्लो नहीं हो लेकिन जर्की उसको फील हो रही हो कि अच्छा फ्रेम रुक रुक के आ रहे हैं, ठीक है। सो अगर आपका कुत्ता आपके साथ मूवी देखना एंजॉय नहीं करता तो हो सकता है कि उसकी वजह ये हो कि उसको फ्रेम रेट पसंद ना आ रहा हो, तो आप थोड़ी सी रिसर्च करें कि उनका क्या फ्रेम रेट होता है, ठीक है। सेम गोज़ फॉर ऑडियो एज वेल कि आपका हम 40 किलो हर्ट्ज़ तक हमारा मेरा ख्याल है रेंज होती है, ठीक है। तो अगर आप कोक स्टूडियो सुन रहे हैं और लेकिन उसके साथ आपका कुत्ता बिल्ली उसको एंजॉय नहीं कर रहे इतना ज़्यादा, तो हो सकता है कि उनको वो उस तरह की आवाज़ आ रही हो जिस तरह हमें टेलीफोन पे आती है, जो कम डाटा रेट पे चल रही होती है। टेलीफोन पे हम 8 किलो हर्ट्ज़ के चैनल में काम कर रहे होते हैं तो बाकी की आवाज़ उड़ गई होती है तो हमें ज़रा डिफरेंट फील हो रही होती है, ठीक है। लेकिन जब आप फुल CD क्वालिटी पे सुन रहे होते हैं तो वो एक और चीज़ होती है, ठीक। खैर ये तो एक साइड डिस्कशन निकल है जिसका लॉजिक डिज़ाइन से उतना ताल्लुक नहीं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि कीबोर्ड की जो है ना वो अगर बिल्कुल फ़ौरन के बजाय कुछ मिली सेकेंड बाद भी हो जाए तो हमें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसकी प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई वीडियो प्ले हो रही है तो उसमें हो सकता है एक बफर काफ़ी बड़ा सा हो, ठीक है, और वो बफर रीड करना फ़ौरन ज़रूरी हो, ठीक है, या नेटवर्क पे पैकेट आया तो वो मे बी उससे ज़्यादा ज़रूरी हो, या इसी तरह कोई और टाइमर इंटरप्ट आया है तो प्रोसेसर खुद उस टाइमर वो मिली सेकेंड के इंटरवल्स पे चल रहा होता है कि यार अच्छा 100 मिली सेकेंड के लिए पावर पॉइंट को टाइम दे दो और उसके बाद 100 मिली सेकेंड के लिए गूगल क्रोम को टाइम दे देंगे। और मतलब क्योंकि अगर एक ही प्रोसेसर लगा है और मल्टीपल चीज़ें लगी हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्केड्यूल कर रहा होता है कि किसकी बारी आएगी, तो उसके लिए वो टाइमर इंटरप्ट एक लगा देता है। इसके अंदर एक टाइमर भी लगा होता है, उसको कहता है कि इतनी देर बाद में जगा देना, तो जब उतनी देर गुजर जाती है तो वो एक बाहर से इंटरप्ट आता है टाइमर से और ये जाग जाता है और जाके जो भी काम करना हो, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर पावर पॉइंट का टाइम खत्म हो गया और क्रोम को थोड़ा सा टाइम चाहिए तो ये इंटरप्ट ले। तो ये वाले जो डिफरेंट डिवाइसेस के इंटरप्ट आते हैं ना, अब हम चाह ये होते हैं कि प्रोसेसर को एक ही इंटरप्ट आए लेकिन साथ उसको एक नंबर आ जाए कि हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट इस वक्त कौन सा ऑन है। तो हो सकता है कि कीबोर्ड ने भी इंटरप्ट किया हो और नेटवर्क कार्ड ने भी इंटरप्ट किया हो। तो आप ये चाहेंगे कि अगर कीबोर्ड ने भी इंटरप्ट किया हुआ और नेटवर्क कार्ड ने भी किया हुआ है और नेटवर्क कार्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है तो आप चाहेंगे कि प्रोसेसर को एक इंटरप्ट तो चला जाए, साथ आप उसको नंबर भेज दें कि भाई 2 नंबर लाइन से इंटरप्ट आया 2 नंबर लाइन पर भी हुआ, 0 नंबर पर भी हुआ, लेकिन आप उसको तो एक ही नंबर भेज सकते हैं ना प्रोसेसर को। तो वो जो एक नंबर है वो आप हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट वाला भेज देते हैं, ठीक है। तो आपने फिर करना क्या होता है, उसका तरीका क्या है कि आप प्रायोरिटी इनकोडर लगा दें और तरतीब से डिवाइसेस को टाई कर दें, जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाली है उनको हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली लाइन पर कर लें, उससे कम वाली को उससे कम पे, उससे कम वाली को उससे कम पे, ठीक है। तो प्रायोरिटी इनकोडर फिर हमारा काम ये वाला कर देता, तो इस जगह पर लग सकता है। तो अब क्या होगा कि अगर दोनों ये इंटरप्ट आ गए हैं तो प्रोसेसर को बताया कि भाई ये इंटरप्ट आ गया। प्रोसेसर को जब इंटरप्ट आता है तो प्रोसेसर जो भी काम कर रहा होता है ना उसको छोड़ के इंटरप्ट के स्पेसिफिक काम करना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन। एक फंक्शन है जो कि जिसका नाम हमने रखा हुआ है इंटरप्ट सर्विस। सो अगर ये इंटरप्ट आए हैं आपको कीबोर्ड से भी और नेटवर्क कार्ड से भी, तो वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे चला गया। इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो थी उसको पता चला गया यार किस
लाइन पर इंटरप्ट आ रहा है, इसने कहा कि 2 नंबर लाइन पर इंटरप्ट आ रहा है, इसने उसको इग्नोर कर दिया जो लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट था। इसने प्रायोरिटी इनकोडर ने कहा कि भाई 2 नंबर वाली लाइन पर इंटरप्ट है, तो इसने कहा अच्छा नेटवर्क कार्ड पे इंटरप्ट आया, तो नेटवर्क कार्ड पे इंटरप्ट आया हो तो इसका मतलब है नेटवर्क पे कोई डाटा आया जो कि आपने किसी मतलब अगर आप लोग कोई यूट्यूब पे लेक्चर सुन रहे थे तो वो क्रोम या फायरफॉक्स जिस पे सुन रहे थे उसको फॉरवर्ड करना है, तो वो पैकेट उठाकर अपने पास रख लेगा और फिर जब क्रोम का नंबर आएगा तो उसको कहेगा कि वो पैकेट तुम्हारे पास मौजूद है, तुम इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दो, ठीक है। या ज़्यादा प्रायोरिटी जिसकी है कि आप फेसबुक खोल के बैठे होंगे तो उसके ऊपर डाटा आ रहा होगा, ओके। जब जो इंटरप्ट को सर्विस करने में पहला काम जो प्रोसेसर करता है ना, वो आके ये करता है कि इस वाले इंटरप्ट को 0 भी कर देता है, क्योंकि इसको सर्विस कर दिया है, यानी कि इसने पैकेट आपने उठा लिया है, तो आप कहते हैं कि ठीक है ये 0 हो गया। जैसे ये 0 हो गया इसका मतलब है कि अब प्रायोरिटी इनकोडर आपको 0 आउटपुट करना शुरू कर देगा। ये कहेगा अभी भी इंटरप्ट है बट इंटरप्ट 0 नंबर वाली लाइन पर है, क्योंकि ये 0 हो गया तो अब हाईएस्ट प्रायोरिटी 0 ही की रहेगी। तो इसके बाद वो जो कीबोर्ड वाला मैंने की प्रेस की थी, वो अगर मैं कुछ टाइप कर रहा था तो प्रोसेसर उसको सर्विस करेगा कि क्या की प्रेस हुई थी। अगर आप कोड लिख रहे थे लेट से डेवलपर स्टूडियो में, तो वो कहेगा कि अच्छा ये डेवलपर स्टूडियो फ्रंट पे है तो इसने इधर की ये डिस्प्ले मैंने करवानी है, तो वो आपको उधर डिस्प्ले करवा। तो प्रायोरिटी इनकोडर जो है वो फिर इंटरप्ट कंट्रोलर के अंदर एक इसका यूज बनता है, ठीक। ओके, तो अब आ गया हमारा मल्टीप्लेक्सर। क्लास है 1:10 पे यार, ये तो खाने का टाइम होता है। चलो कामरान बंद कर, हाँ